मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नाज़रीन, आप देख रहे हो प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, फैसल हुसैन साहब, आमिर इलियास राना साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, शकीर अंजुम साहब और हाफिज ताहिर महमूद अशफी साहब। सबसे पहले बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे अमेरिका के सदारती इलेक्शन की। तो जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है। पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, नताइज आने का सिलसिला जारी और इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इंतखाबी नताइज पर लगी हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन 38 इलेक्टोरल वोट लेकर इस वक्त आगे हैं, जबकि 238 माजरत के साथ वोट लेकर आगे हैं, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 213 वोट लेकर वो पीछे हैं। 19 रियासतों में ट्रंप और 16 रियासतों में जो बाइडन को बरतरी हासिल है, जबकि 16 रियासतों के रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन हैरानकुन तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गिनती मुकम्मल होने से पहले ही धांधली और वोट चोरी का इल्जाम लगा दिया है और सुप्रीम कोर्ट जाने का उन्होंने ऐलान किया है। साथ साथ दोनों उम्मीदवारों की जानिब से अपनी अपनी कामयाबी के दावे भी किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहिरे भी शुरू हो गए हैं। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज कर रही हूँ। सवाल ये है, क्या आप समझते हैं अमेरिकी इलेक्शन का रिजल्ट इस बार भी सरप्राइज होगा? दुआ, अगर तो आप ये समझती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जीतना सरप्राइज होगा, तो अब तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप बहुत बेहतर पोजीशन में है, क्योंकि 3 बड़ी रियासतों में वो इस वक्त आगे हैं जो बाइडन से, जहाँ पे इलेक्टरल वोट ज़्यादा है। क्योंकि अमेरिका का सिस्टम ही ऐसा है, एक आप 0.5% वोट भी किसी एक ने ज़्यादा ले लिए तो वो सारे इलेक्टरल वोट्स उसको चले जाते हैं जी। तो उस हवाले से अब मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई इस पोजीशन में आ गए हैं कि वो फिर सरप्राइज़ आपको दे दें और दुनिया को सरप्राइज़ दे दें, क्योंकि हमारे यहाँ जो बाइडन को इसलिए पसंद किया जा रहा था कि ज़ाहिर है वो डेमोक्रेट्स हमेशा जमहूरी क़ुव्वतों के साथ होते हैं, इंसानी हकूक़ के हवाले से बड़े सेंसिटिव होते हैं और ट्रंप को ज़ाहिर है लोग इतना पसंद नहीं करते। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे अमेरिका में जो पाकिस्तानी हैं उनकी अक्सरियत ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट डाला, क्योंकि ट्रंप अमेरिका के हवाले से तो बहरहाल बहुत बेहतर रहे हैं, जॉब क्रिएशन के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से वो ज़ाहिर है उन्होंने वो बहुत अच्छा उस फ्रंट पे खेले हैं। बिल क्लिंटन के बाद अगर मैं देखूं कि अमरीकियों के हवाले से जो इस हवाले से सेटिस्फाइड हैं वो ट्रंप से हैं, उन्होंने जो काम किया अमरीकियों के लिए। बाकी ट्रंप ज़ाहिर है एक अनऑर्थोडॉक्स वो किस्म के वो शख्स हैं, वो किसी वक्त कुछ भी कह सकते हैं, किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं और स्टिल ज़ाहिर है अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स जब पूरे आ जाएंगे फिर हम बेहतर पोजीशन में होंगे और आप ट्रंप से ये भी एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि वो इंतकाल इक़्तिदार से भी इनकार कर दें कि धांधली तो उन्होंने अभी से कह दिया है। तो वो कहेंगे सवाल ही नहीं पैदा होता, वो हम सुप्रीम कोर्ट अभी से वो कहते जा रहे हैं। तो उसके बाद जब अगर रिजल्ट्स ऐसे आते हैं कि जो बाइडन जीत जाते हैं तो फिर वो धरना भी दे सकते हैं। ट्रंप तो ज़ाहिर है बहुत जिद्दी बच्चे हैं जी। अमजद शेख साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात ठीक है कि ट्रंप को वोटों में तो हराया जा सकता है, लेकिन वैसे हराना मुश्किल है क्योंकि वो हार मानने वाला आदमी नहीं है और बहुत सारे अमेरिका से लोग बता रहे हैं कि जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट्स मुकम्मल होंगे तो वो खुद ही अपनी जीत का ऐलान भी कर देंगे और किसी ने उससे मुनहरफ होने की कोशिश की तो वो अदालत में चले जाएंगे। तो लाजमी बात है कि अगर तो ट्रंप वाज़े तौर पे जीतते हैं तो फिर सारा मामला ठीक हो जाएगा। अगर वो वाज़े तौर पे नहीं जीतते और बाइडन की जीत है तो फिर आप देखेंगे कि शोर शराबा और ट्रंप जो है वो मसाइल पैदा करेगा। और इन हालात में डेफिनेटली वहाँ पे लीगल प्रोसेस तो उनका मौजूद है। हमने कभी नहीं देखा कि वहाँ पे बहुत सारी कोई प्रॉब्लम उठी हो, वो लीगल प्रोसेस चलेगा। लेकिन ये पहला मौका है कि हमने नोट किया कि उनकी अपनी पोलराइजेशन लोगों में इतनी ज्यादा है कि वहां पे क्लैश वगैरह भी हो। आपने सुना होगा कि व्हाइट हाउस के बाहर भी क्लैशेस हुए हैं और वहां पे काफी सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो वो जो ट्रंप ने जो व्हाइट सुप्रीमेसी का जो इंदिया दिया, जो वहां पे प्रमोट होती रही, उसका इफेक्ट सामने आने के चांसेस हैं। अगर ट्रंप जीता है तो शायद हो सकता है कि वहां पे आपस में लड़ाई झगड़े का किस्सा हो। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है,
पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है दोनों बराबर हैं, क्योंकि जो रियासती पॉलिसीज हैं वो इन इंडिविजुअल्स के आने जाने से नहीं बदलती। बिलुमूम पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो हावी रहता है, और मेरा ख्याल है कि हमें 19-20 प्रेशर के साथ उसी तरह ही चलना होगा जैसे हम ऑलरेडी हैं, और एंटी चाइना पॉलिसी चूंकि कंटिन्यू होगी तो हमें उसका प्रेशर रहेगा चाइना के साथ खड़े होने का। जी हाफिज ताहिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। गुजारिश ये है कि जो हालात लग रहे हैं वो तो बिल्कुल जैसे अयाज खान साहब ने कहा कि अब तो ट्रंप की को बेहतर हालात हो गए हैं, और फिर वो ऐलान भी कर गए हैं और जिद्दी आदमी है, और अगर कोई वाज़े फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप को कोई मना सकता है कि वो हार गया है। अगर वाज़े फ़र्क हुआ तो फिर उसकी चीज़ें देखी जाएंगी। इस फिलहाल तो पलदाबारी जो है वो ट्रंप का ही नज़र आ रहा है, और अगर वो जीत जाता है तो जो आपकी पूरी इस्लामी अरब दुनिया की इस वक्त क़यादत है, मेरा ख्याल है वो तो सारी क्योंकि ट्रंप की हिमायत में खड़ी है, तो आने वाला जो फिर मुस्तकबिल है उसमें क्या क्या तब्दीलियां होंगी, क्या हालात होंगे, मेरा ख्याल है उसकी तरफ अब ज्यादा तवज्जो होगी दुनिया की तरफ कि हमें किस तरह इसके साथ अगला वक्त गुजारना है। ठीक जी आमिर साहब। चूँकि अब मेरी बारी है और पिछली दफ़ा अल्लामा साहब नाराज़ हो गए थे, मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया कि बंदा फ़िक्रा बात करता है, और अब इन्होंने कर लिया है। तो इस्लामी की आदत की बात यह है, इस्लामी की आदत की जो बात है वो नए ताइफ लेके खड़ी हो जाएगी और ताइफे बनाएगी और वहाँ मौके पे पहुँच जाएगी, चाहे अमेरिका में कोई भी सदर हो। ये तो आदत है हमारी, उसमें क्या मसला है। और हम जिस तरीके से भाग रहे होते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो जाएगा, भाई पाकिस्तान में जो पेंटागन चाहेगा वही वो करेगी, उनकी क़यादत। वहाँ ये झगड़े नहीं है कि जी तुम पॉलिसी बनाओ वो बनाओ। पूरी दुनिया में जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट होती है, इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट होती है, उन्हीं की रिपोर्ट्स पे हुकूमतें चला करती हैं, राय लेती हैं, राय देती हैं और फैसले करती हैं। ये बात तो बड़ी क्लियर है, इसमें कोई किसी को शक है तो वो अपना शक कहीं और दूर कर ले। हाँ, हमें अपने मुतालिक जो शकूक व शुबात हैं कि हम खाम खा भागे फिर रहे होते हैं, अमेरिका में इलेक्शन हो गया हमारे साथ क्या हो जाएगा, भाई उनकी पॉलिसियाँ सारों की वाज़ेह हैं। हम सवाल के जवाब में आते हैं, अमेरिका का कोई भी उम्मीदवार हो पॉलिसी में नहीं आते। पॉलिसी में है एंटी चाइना और उसके साथ इंडिया रीजन में अगर हम घुस जाते हैं, उनकी पॉलिसियाँ वो मुल्कों के साथ मफादात वो किसी बंदे के साथ नहीं चल रहे होते, उनकी पॉलिसियों के हिसाब से चल रहे होते हैं। और वो कोई आ जाए कोई चला जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह देंगे कि जी वो पिछली जो थी ना पार्टी उनके साथ तो हमारे स्ट्रेटेजिक डायलॉग थे और इसके साथ हमारे ट्विटर के ताल्लुकात थे। बस हमें वो सालसी की भी लॉलीपॉप दे रहा है ट्रंप। पिछलों ने हमें वो क्लिंटन साहब भी कह गए थे कि जनाब मैं भी सालसी करा दूंगा, नवाज शरीफ को कहा था कि जब कारगिल की जंग हुई थी। अमेरिका की कभी पॉलिसी इस तरह नहीं होती जिस तरह हम हर रोज़ पॉलिसी नई दे देते हैं। स्कैंडिनेवियन निज़ाम मदीना, चाइना का निज़ाम, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा होता वहाँ पे। तो हमें चाहिए ये कि हम अपने ऊपर तवज्जो करें। हमारा मीडिया, हम सब पागल हुए हैं अमेरिकी इलेक्शन पे। हमें वही बात करनी चाहिए कि खुदा का वास्ता है आपस में बैठ जाओ, अपने मसाइल के हल के लिए चाइना की तरफ जाना है, यकसुई के साथ उनसे भी बात कर लो। इंडिया को देख लें कि पहले रशिया से फुल निचोड़ा है और अब अमेरिका के साथ बैठ के हमें निचोड़ने की तैयारियां कर रहा है। हमें अपने आप को बचाना है, अपने आप को संभालना है। हम कैसे संभालेंगे, हमारे पॉलिसी साजों को उस तरफ आना चाहिए। जी फैसल साहब। एक तो ये जो अमेरिका के इलेक्शन में भी जो है वो पाकिस्तानी इंतखाबात की जो झलक है वो बड़ी नुमाया तौर पे जो है नज़र आ रही है। जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, पोलिंग ख़त्म होने के बाद जो है वो सियासी पार्टियां वो इलेक्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और मुखालफिन पे जो है हिफ्ज़ तकद्दुम के तौर पे इल्ज़ाम लगा देती हैं कि उन्होंने धांधली की है। तो यही काम जो है वो ट्रंप साहब ने किया। तो ये पाकिस्तानी जो इलेक्शन का जो रंग है वो अमरीकी इलेक्शन के रंग बड़ा नज़र आ रहा है। तो इस लिहाज से बड़ी एक इंजॉयमेंट है। जहाँ तक पाकिस्तान पे क्या बीतेगी और इस्लामी दुनिया कहाँ खड़ी होगी,
तो हम सब गुलाम लोग हैं। हमें इस इंतखाबात पे भी डिबेट करने का जो है ना वो हक हासिल नहीं है। गुलामों का काम नहीं होता कि वो आकाओं पे बैठ के बात करे कि आका का रवैया क्या होगा। हमें गुलाम है तो हमें ज़हनी तौर पे भी जो है वो अपने आप को जो है ना गुलाम समझना चाहिए। जितनी हमारी हैसियत है, जितनी हमारी औकात है, तो हमें अपनी राय भी जो है उतनी ही देनी चाहिए, उससे ज़्यादा बढ़ के हमें बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक जो अहम तरीन बात हुई है, पाकिस्तानी मीडिया ये जो या इंटरनेशनल मीडिया भी ये जो राय कायम करता था और ये तासुर कायम करने की कोशिश करता था कि वो ट्रंप की पोजीशन बहुत ख़राब है, वहाँ के अवाम उनको पसंद नहीं करते, और इंतखाबात में रशिया की इन्वॉल्वमेंट हुई थी उसको अमेरिका में जो है वो बहुत बुरा समझा गया, बुरा माना गया। ये ट्रंप साहब जीते हैं या हारे, ये आज रात को या कल तक ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन कांटे का जो मुकाबला तो बहरहाल ट्रंप साहब ने किया है, तो ये साबित हो गया कि जो मीडिया ट्रंप के हवाले से जो उनकी तस्वीर बना रहा था, तो ज़मीनी हकायक जो है वो उससे कतई तौर पे जो है वो मुख्तलिफ थे। ज़मीनी हकायक ने, ज़मीनी हालात ने हमें ये बताया कि ट्रंप को वहाँ की अवाम में जो है एक पजीराई हासिल है, वहाँ के लोग जो है उनको पसंद करते हैं, वरना कम से कम ये कांटे का मुकाबला तो कम से कम नहीं होता। सही जी। शकील अंजुम साहब, आप समझते हैं कि इस बार रिजल्ट फिर सरप्राइज हो सकता है अमरीकी इलेक्शन में? देखिए दुआ, जो 2016 का इलेक्शन था उसमें तो वाकई ट्रंप ने जो है सरप्राइज दिया था, क्योंकि जितने सर्वे थे, मीडिया था, बाकी लोग थे, तमाम लोग ये बात कर रहे थे कि हिलरी क्लिंटन बआसानी ये इलेक्शन जीत जाएंगी। लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो आपने देखा कि वो हार गई। अब ये वाला जो इलेक्शन है जिसके रिजल्ट अभी आना बाकी हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर देखा जाए कि जिस तरीके से जो बाइडन आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद उससे पहले जो है ट्रंप ने कहा था कि वो अभी ना उन्होंने कोई हारने के हवाले से तकरीर तैयार की है, ना ही जीतने के हवाले से, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर उसके बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन अगर हम देखें कि मवाजना करें कि किस तरीके से उन्होंने अपनी इंतखाबी कैंपेन चलाई, तो जिन इलाकों में जो बाइडन ने, जिन स्टेट्स में, ख़ास तौर पर टेक्सास में जाके उन्होंने अपनी कैंपेन भरपूर तरीके से चलाई, वहाँ से वो हार गए। और इसी तरह ट्रंप जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एरिज़ोना से जीत जाएंगे, लेकिन वहाँ से वो हार गए। तो जो डेमोक्रेट्स हैं वो ज़्यादातर पोस्टल जो बैलेट वोट होता है उस पर बिलीव करते हैं, और इस वक्त जो है मौजूदा इलेक्शन का टर्नओवर बहुत ज़्यादा है और उसकी गिनती जारी है। तो इस लिहाज से लगता है कि जो बाइडन जो है वो मुतमिन है, और रिपब्लिकन जो है वो पोलिंग वाले दिन जो है वोट देने पर इन्हसार ज़्यादा करते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर, मौजूदा सूरत हाल में यही लगता है कि जब ये गिनती मुकम्मल होगी तो वाकई ही जो है वो कांटेदार मुकाबला होगा। इसके बावजूद कि ट्रंप ने जो कोरोना के हवाले से वहां पर सीरियस बिहेव भी नहीं किया, और जो उनकी पूरी कैंपेन थी वो कोरोना के हवाले से थी, जो बाइडन की। इसके अलावा वहां पर नस्ल परस्ती के वाकयात भी हुए, और फिर उनका रवैया मीडिया के हवाले से, अपोजिशन के हवाले से हमेशा उन्होंने अपना सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया। और इसके बावजूद मैं ये समझता हूं कि ट्रंप इस तरीके से जो है मुकाबला कर रहे हैं, तो ये वाकई हैरान कुन नताइज हैं। और जहां तक बात है कि इंतकाल इक़्तिदार की, तो मेरा ख्याल है वहां पर एक पूरा का पूरा सिस्टम मौजूद है, जुडिशरी का सिस्टम भी मौजूद है, और बाकी पेंटागन है, उनकी स्टेब्लिशमेंट है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, जो नताइज आएंगे वो दोनों उम्मीदवारों को तस्लीम करने पड़ेंगे। अगर अदालत में भी जाएंगे तो पाकिस्तान की जुडिशरी की तरह वहां पे फैसला जो है फौरी तौर पर आएगा और इंतकाल इक़्तिदार मुंतकिल हो जाएगा। सही है जी, सरप्राइज होगा ही, इसका अंदाज़ा जाहिर है जब रिजल्ट, क्योंकि इस वक्त गिनती का अमल जारी है, मुकम्मल होगा तो वो अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आएंगे। सदारती इंतखाबात अमरीका के ही, इसी मुतालिक हमारा दूसरा सवाल होगा कि गैर मुतवक्की तब्दीली से पाक अमरीका ताल्लुकात क्या मुतासिर हो सकते हैं या नहीं। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। अमेरिका का अगला सदर कौन होगा? जैसे ही नताइज मुकम्मल होंगे, गिनती मुकम्मल होगी, फिर नतीजा आएगा तो अंदाज़ा होगा कि अगला सदर अमेरिका का कौन होगा। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि सुपर पावर का खित्ते में यकसा सलूक होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान तकरीबन 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। दोनों में ज़हनी हम आहंगी भी पाई जाती है। दोनों रहनुमाओं की कोशिशों से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एतमाद भी बहाल हुआ। ट्रंप वज़ीर आज़म इमरान खान को अपना दोस्त और अजीम लीडर करार दे चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान भी ट्रंप को अपनी तरह गैर रिवायती सियासतदान करार देते हैं, उनकी हिमायत करते भी नजर आते हैं, और कश्मीर पर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी को वर्ल्ड कप जीतने के मुतरादिफ करार देते हैं। अमजद शुएब साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल ये है कि अमरीकी सदारती इंतखाबात को लेकर ये जो गैर मुतवक्की तब्दीली से आप समझते हैं कि पाक अमरीका ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं?
देखिए बात यह है कि पाक अमरीका ताल्लुकात इस वक्त अगर हैं कुछ थोड़े बहुत तो बस सिर्फ अफगानिस्तान की वजह से हैं। और अफगानिस्तान में जिस तरह अमेरिका की पॉलिसीज अभी मौजूद हैं, आपने देखा कि एक बड़ा लिमिटेड हद तक हमारा एक महदूद सा ताल्लुक है। और जो पुराने ताल्लुकात थे जिसमें कि फैसिलिटेशन थी, एड मिलती थी या हमारे कोई तावन होता था सियासी किस्म का, वो खत्म हो चुका है। अभी सिर्फ जल में खलीजात विजिट करते हैं और एक अफगानिस्तान फोकस, आपका एक फोकस सारा अफगानिस्तान पे है। जो बाइडेन अगर आते हैं तो ये फोकस थोड़ा सा हट सकता है, क्योंकि जो बाइडेन का जो ख्याल था वो ये था कि हमें फिलहाल यहाँ से ट्रुप्स इस तरह नहीं निकालने चाहिए थे। तो हो सकता है कि वो पेंटागन की जो सोच है उसके साथ चलें और यहाँ पे ट्रुप्स का इनखला रुक जाए या वो थोड़ा बहुत और इसको रीइंफोर्स कर दें, क्योंकि पेंटागन ये समझती है कि इस तरह इनखला की वजह से यूं लगेगा कि अमेरिका यहाँ पे जंग हार गया, और लोग कहते हैं कि जी जंग हार गया, और इस हारने का मलबा भी पाकिस्तान पे डालते हैं कि पाकिस्तान ने चूंकि हमें तालिबान के खिलाफ वो तावन नहीं दिया, इस वजह से हम यहाँ पे मुश्किल हैं। तो वो आपके ऊपर डू मोर का किस्सा आ सकता है। बाकी तो आप देख लीजिए कि हम चाइना के साथ खड़े हैं, जब जो आज अमेरिका समझता है कि चाइना उसका सबसे बड़ा एडवर्सरी है, इसी तरह हम इंडिया को समझते हैं कि वो हमारा नंबर 1 दुश्मन है, तो अमेरिका उसका इत्तेहादी बन चुका है। तो हम तो एक अपोजिंग कैंप में जा चुके हैं। तो उस लिहाज से अभी मफादात में कोई हमांगी नहीं है। इनफैक्ट जो सीपैक बन रहा है वो दोनों के लिए और अमेरिका दोनों के लिए ये एक मसला है, वो उसको सराहते नहीं है बल्कि इसको प्रॉब्लम समझते हैं और इसको खत्म करना चाहेंगे। तो इस लिहाज से जब हमारी मुखालफत में ही वो लोग बैठे हैं और हमारे मफादात के मुखालिफ ही वो काम करेंगे, तो ताल्लुकात में कोई बेहतरी की तवक्को नहीं आ सकती। उनमें से कोई भी सदर हो, हालात इसी तरह रहेंगे। जी आमिर साहब। देखें जी, लुक ईस्ट पॉलिसी हमारी है तो हमें फिर उसके ऊपर प्रॉपरली चलना चाहिए। हमें आधा तीतर आधा बटेर वाली कहानियाँ कहीं पे भी नहीं रखनी चाहिए, अपने आप को क्लियर करना चाहिए। आप चाइना के साथ वाबस्ता हैं, चाइना आपके साथ चल रहा है, लेकिन आपको जो थोड़ी बहुत सॉवरेनिटी है उसका ख्याल रखते हुए उन मुआहदों के अंदर, उस चीज़ के अंदर कि हम अपना बेनिफिट मैक्सिमम लें। ज़ाहिर है कि दोनों मुल्कों का मफाद है और चाइना को हमारी कमज़ोरियों को पता है, हमें उनकी कमज़ोरियों को पता है, हमारी दोस्ती भी है। और ये अमेरिका वाली बहरहाल दोस्ती नहीं है, होती हर मुल्क के अपने मफाद की है। तो अमेरिका के साथ जहां आपका उनको ज़रूरत मौजूद है, आप अपने लिए कोई गुंजाइश पैदा कर सकते हैं। चूँकि अमेरिका अब बराह रास्त इंडियन ज़ुबान बोलता है और वो वही कुछ कहता है जो इंडिया की डिमांड है, और इंडिया ने वो सारी पॉलिसियाँ ऑप्ट कर ली हैं जो अमेरिका चाहता है चाइना के हवाले से। और पाकिस्तान के लिए तो ज़ाहिर है इंडिया की पॉलिसी है ही है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। वो हम तो बहुत ज़्यादा जेस्चर भी शो करते हैं जिस पे हमारी हुकूमतों को, हुकूमत नहीं हुकूमतों को फिर कहा जाता है कि ये नरम हैं, कमज़ोर हैं, ये पता नहीं क्या कर जाते हैं, क्यों हमारे हुक्मरान उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो बड़ी क्लियर होनी चाहिए हमारी बैठ के, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि पॉलिसियाँ बनाने वाले, पॉलिसियाँ चलाने वाले दोनों मिल के बैठ के फैसले करेंगे तो हम शायद आइंदा के लिए कोई अपना दुनिया में कोई खित्ते में किरदार अदा करा सकें अपने लिए, मुल्क के लिए और इस नौजवान नस्ल के लिए जिसका फ़िलहाल मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा कि हम इन्हें कहाँ जाके लेके जाएंगे। जी हाफिज ताहिर साहब। ये बात यही है कि नई जो टर्म्स आती है, अब अगर ट्रंप आते हैं या उसके मुखालिफ आता है, हमें तो अपने मफादात देखने चाहिए और अपने मफादात के मुताबिक हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये तो एक असूली बात हमें तय करनी चाहिए कि हमारा मफाद जो है पाकिस्तान की दाखिला और खारजा पॉलिसी, इसको पाकिस्तान की जो मसाले हैं, पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनके मुताबिक होना चाहिए। बिलाशुबा इस वक्त अमेरिका को ज़रूरत है पाकिस्तान की अफगानिस्तान के मसले के ऊपर, तो वो आपके साथ को बेहतर सलूक अगर कर लेगा, लेकिन हमने माजी में देखा है ना वो कोई अच्छा हलीफ है ना अच्छा हरीफ है। तो जो इस तरह का मामला हो उसमें तो अपने आप को बचा के हर तरफ से चलना चाहिए और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। जी शकील अंजुम साहब। देखिए दुआ, जो भी जीतेगा तो उनका जो ज़्यादा फोकस है वो चाइना की तरफ है कि उन्होंने जो अपनी इंतखाबी मुहिम भी चलाई उसमें भी उन्होंने यही बात की कि चाइना का जो किरदार है दुनिया भर में, ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से, उसको किस तरीके से रोकना है। और जाहिर है कि जो अमेरिका है उसने अपना फ़ायदा देखना है। अब तक की जो भी डेवलपमेंट्स या सूरत हाल बनती रही है माजी में भी, तो अमेरिका ने अपने फ़ायदे के मुताबिक काम किया है।
आप ये देखें कि जब ट्रंप जीत कर आए तो जब पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं थी तो उन्होंने जो स्पोर्ट्स कोलेशन फंड दिया जाता था पाकिस्तान को वो आकर बंद कर दिया। और उसके बाद जब उन्हें ज़रूरत पड़ी ट्रंप को अफगानिस्तान में डायलॉग के हवाले से तालिबान से, तो फिर उन्होंने पाकिस्तान की मदद हासिल की और फिर पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। और फिर अगर बात की जाए तो इंडिया के हवाले से तो जाहिर है अब जो खित्ते में ड्राइविंग सीट है वो अमेरिका ने इंडिया को दी हुई है। और इंडिया के हवाले से आप देखें कि जिस तरीके से हमारे वजीर आजम साहब ने आज फरमाया है कि ट्रंप जो है उनके कहने पर कश्मीर के हवाले से सालसी करने के लिए तैयार रहे हैं और थे, और उन्होंने कहा अगर उसकी मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत को तब्दील करना, वहाँ पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ करना और वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज करना, लोगों को मारना, यही सालसिया है, तो फिर आप समझ जाएं कि अमेरिका का हमारे हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से किरदार क्या है। तो इसलिए हमें भी अब अपनी पॉलिसी को एक वाज़ेह पॉलिसी के तौर पर लेकर जाना चाहिए दुनिया के सामने। हमने जिसके साथ खड़े होना है, चाइना के साथ खड़े होना है, तो हमें उसके साथ खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि खित्ते में इंडिया के हवाले से दोनों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दोनों के मफादात हैं, चाइना के भी, अमेरिका के भी। और अगर पाकिस्तान ने अपनी शनाख्त को बनाना है और इस हवाले से उनके पास ये एक बेहतरीन मौका होगा, जब तक अफगानिस्तान से अमेरिकन ट्रूप्स वापस नहीं जाते उस वक्त तक पाकिस्तान का किरदार जो है उसके लिए बहुत अहमियत का हामिल है और वो मौजूद रहेगा। अगर यहाँ से वो चले जाते हैं तो फिर जो रहा सा किरदार है मेरे ख्याल में ये भी खत्म हो जाएगा, फिर हमें मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी फैसल साहब, जैसे आपने अपने सवाल के इंट्रो में कहा कि ट्रंप साहब ने जो है वो इमरान खान को जो है वो अजीम लीडर करार दिया। अब आप खुद सोच लें कि ट्रंप साहब खुद कितने अजीम आदमी होंगे और पाकिस्तान के कितने जो है वो खैर ख्वाह हैं कि इमरान खान को जो पाकिस्तान के लिए दुनिया के लिए एक अजीम लीडर समझते हैं। लेकिन ये जो जनरल साहब ने और अशरफी साहब ने बात की बिल्कुल सही बात है कि ये इस खित्ते में पाकिस्तान की जो है वो गैर मामूली अहमियत है अफगानिस्तान के बगैर। अमरीका को इस बात का पूरा यकीन कामिल है कि वो पाकिस्तान की मदद के बगैर जो है जिस दलदल में अफगानिस्तान में फंस चुका है वो नहीं निकल सकता, वहाँ वो पाकिस्तान के हाथों जो है मजबूर है। अब ये पाकिस्तान की सलाहियतों पर है कि वो अपने कार्ड को किस तरह जो है वो इस्तेमाल करता है और इस सूरत हाल को जो है वो अपने हक में किस तरह जो बेहतर बनाता है। लेकिन एक बड़ा अफसोस की बात है कि जब मौजूदा हुकूमत के दौर में जो है पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक थे उनमें दूरियां पैदा हुई हैं, ना कि जो दुश्मन ममालिक थे उनसे कुर्बत होती, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो हमारे अपने दोस्त ममालिक थे उनके साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है इस वक्त इतने अच्छे और खुशगवार नहीं है। सऊदी अरब की जो है आप मिसाल देख लें, ये ताहिर अशरफी साहब ज़्यादा बेहतर इस बारे में आपको अच्छी तरह बताएंगे। लेकिन जो ज़ाहरी सूरत हाल है वो इस हवाले से पाकिस्तान के लिए जो है वो अच्छी नहीं है। तो पाकिस्तान को जो है इस वक्त अपनी खारजा पॉलिसी पे जो है वो बहुत ज़्यादा रिव्यू करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है कि आखिर वो कौन सी वजूहत हैं कि हम अपनी खारजा पॉलिसी में और दुनिया में जो है वो ये तना होते चले जा रहे हैं। आखिर कब तक हम सिर्फ चीन पर इंहिसार करेंगे? चीन अगर हमारे साथ मुखलिस है तो वो उसमें चीन का ज़्यादा किरदार है, तो पाकिस्तान से ज़्यादा इसमें चीन का ज़्यादा किरदार है। तो अब हमें ज़रूरत है इस बात की है कि अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें, वरना हम दुनिया में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बहुत एक तन्हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छी अलामत नहीं है। ठीक जी अयाज साहब। अच्छा, पहली बात तो ये कि अमेरिका के पॉलिसी के हवाले से वो जो टीम है उसमें हम तो हमारी हैसियत 12वें खिलाड़ी की है। जब ज़रूरत पड़ती है तो ज़ाहिर टीम में डाल लिया जाता है, वरना बेंच पे बैठ के पानी वानी पिला देते हैं, वो तौलिया ले आए बस वक्फे में या कोई मैसेज ले आए, इतनी हमारी हैसियत है, इससे ज़्यादा नहीं है। दोस्त ममालिक का जो शिकवा है कि वो दूर चले गए, वो बिल्कुल दूर उन्होंने इसलिए जाना था कि वो अमेरिका के बहुत क्लोज हैं और पाकिस्तान चूँकि अमेरिका से अब बहुत दूर हो चुका है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि इंडिया जब रशिया के ब्लॉक में था बिल्कुल रशिया के साथ खड़ा था और अमेरिका ज़ाहिर है एक वो वेपनरी के और अदरवाइज भी बहुत बड़ी सुपर पावर थी और रशिया टूट भी गया, लेकिन इंडिया खड़ा रहा वहाँ। तो आज चाइना पावर है एक बहुत बड़ी। अगर हम क्लियर कट ये पॉलिसी बना लेते हैं कि हाँ हम चाइना के साथ खड़े हैं, बिल्कुल 200% खड़े हैं, अब अमरीकी उसके बाद हमसे बात करना चाहें तो हमें अमेरिका के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बाकी मुल्कों के साथ नहीं है। ये जो बात है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए कि हमें क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है हमें पॉलिसी में
हम मेरे ख्याल दरमियान में फंसे हुए, दो कश्तियों का सवार होना चाहते हैं कि चीन के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने हैं और अमेरिका के साथ भी हमने ताल्लुकात नहीं बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक क्लियर कट मैसेज तो जाना चाहिए कि हाँ, हम चूंकि आप इंडिया के साथ हैं, हम चाइना के ब्लॉक में हैं, तो ठीक है, उसमें जो नुकसान फायदा होगा वो बात को बाद में देखा जाएगा, लेकिन हमारी क्लैरिटी तो आनी चाहिए हमारी पॉलिसी में। बिल्कुल आपकी बात सही है कि अमेरिका को लेकर पाकिस्तान की एज ए पॉलिसी एटलीस्ट होनी चाहिए। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक बाद वापस आएंगे। हमारा तीसरा सवाल होगा, शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तबाही का जिम्मेदार कौन है? राय लेंगे ब्रेक के बाद। कई साल गुजर गए लेकिन शहर कायद का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहाल नहीं हो सका। लाहौर में मेट्रो बस ट्रेन आ गई, ऑरेंज ट्रेन ट्रैक पर आ गई, पेशावर में मेट्रो बस चल रही है, लेकिन कराची दुनिया का तीसरा बड़ा शहर है, आज भी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बोसीदा है। ग्रीन लाइन बस का ऐलान हुआ और 15 साल से सर्कुलर रेलवे का मंसूबा ज़ेर बहस है, लेकिन ये भी बहाल नहीं हो सका। इस पर अमरीकी इदारे ब्लूमबर्ग ने कराची को सियासी यतीम कहा है कि शहर में ट्रैफिक के निज़ाम को दुनिया भर से बदतरीन करार दे दिया है। फैसल हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। ये जो शहर कायद में वैसे तो बहुत से मसाइल हैं, लेकिन अभी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो इशू है उस पर बात करें। आपके ख्याल में शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तबाही का जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है, 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इसमें पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, लेकिन बात समझने की यह है कि ट्रांसपोर्ट में दुनिया का बदतरीन शहर जो है वो कराची है, बेरोज़गारी में दुनिया का बदतरीन शहर जो है वो कराची है, गंदगी और गिलाजत में दुनिया का बदतरीन शहर जो है वो कराची है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ताफुन पाया जाता है वो शहर के अंदर पाया जाता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है अगर बेरोज़गारी शहर में के सरकारी इदारों के जो इश्तिहार छपते हैं उसमें बाकायदा तौर पर छपा हुआ होता है अखबार में कि कराची के नौजवान जो हैं वो मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देने की जहमत ना करें। आप तसव्वुर करें कि लाहौर के किसी सरकारी इदारे का इश्तिहार छपे और उसमें ये जुमला लिखा हुआ हो कि लाहौर के नौजवान दरख्वास्त देने की जहमत ना करें, तो उस लाहौर पे क्या गुजरेगी। मैं बदतरीन होकर भी पूरे पाकिस्तान को जो है बेहतरीन बनाना चाहता हूँ। शहर के पैसों से जो है लाहौर में ट्रेन चल रही है, इस शहर के पैसों से जो है पेशावर में मेट्रो चल रही है, और हमारे पास जो बसें चलती थी वो भी बंद हो गई हैं, और वो जो है चिंची पे जो है वो पूरा शहर जो मुंतकिल हो चुका है मेट्रोपॉलिटन शहर, दुनिया का जो मेट्रोपॉलिटन शहर है, जो शहर पाकिस्तान के मजमूई रेवेन्यू का 65% जनरेट करता है, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं है। फिर अपोजिशन की जमातें शहर में जलसा करती हैं और इस शहर के लिए एक जुमला बोलने की वो रवादार नहीं है। तो मैं शहर के मसलों को लेकर कहाँ जाऊँ? अक़वाम मुत्तहिदा में जाऊँ? ना हुकूमत हमारी बात सुनने को तैयार है, ना अपोजिशन हमारी बात सुनने को तैयार है। हमें वफाक भी मार रहा है, हमें सूबा भी मार रहा है, तो हम अपने मसलों को लेके जो है वो किसके पास जाएं? हम अपना रोना लेकर किसके पास सामने जाके रोएं? कोई है शहर का पुरसान हाल? लेकिन ये जो सूरत हाल है ये इससे नफरत पैदा होती है। ये पाकिस्तान के ताकतवर लोगों को, ताकतवर इदारों को, बाइख्तियार इदारों को सोचना होगा कि ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी से आप इस शहर के नौजवानों में, लोगों में जो नफरत पैदा हो रही है उसके असरात क्या पैदा होंगे, ये कोई सोचने को तैयार नहीं है। अगर आप ये बात आज नहीं सोचेंगे तो कल इसकी कीमत पे करनी पड़ेगी, अदा करनी पड़ेगी। इतनी नफरत की बुनियाद पे, इतने तासुब की बुनियाद पे जो है वो किसी शहर को जो है आप कंट्रोल नहीं कर सकते ताकत के जोर पे, जबर के जोर पे, लेकिन आप कर रहे हैं डंडे के जोर पे। तो डंडा ज़्यादा देर चलेगा नहीं। ठीक है जी आया सर। ओके, क्या कहा जा सकता है? ये सर्कुलर रेलवे का आपने जिक्र किया इंट्रो में, मुझे याद है मैं कराची में था जब शौकत अजीज़ साहब इसका इफ्तिताह करके आए थे, इफ्तिताह ही हुआ। वो बसें सुना है वो 1 साल शायद कुछ चली भी हैं चंद बसें, और उसके बाद फिर वो भी बंद हो गया। ये जानबूझ के मेरा ख्याल है प्लानिंग से इस मुल्क के इदारों को तबाह किया गया। मुझे याद है यहाँ GTS चला करती थी जो यहाँ से पूरे पंजाब में, इवन KP में जाया करती थी यहाँ से बसें, और बड़े टाइम पे बहुत वो फील ही नहीं होता था कि वो 1 मिनट भी कोई लेट होगी। लेकिन बतदरीज उन चीज़ों को ख़त्म करके फिर कोई प्राइवेट कंपनियों को लाया गया। ज़ाहिर मफादात थे हमारे हुक्मरानों के, जहाँ जहाँ मफादात उनको आते गए उन्होंने फिर वो हुक्मरान वो ख़ुद बनते गए और उन्होंने ज़ाहिर अपने लिए सारा ठीक कर लिया। इस मुल्क में मैं समझता हूँ अगर सरकारी स्कूलों को ठीक करना है तो सियासतदान और ब्यूरोक्रेट पे ये पाबंदी लगानी पड़ेगी कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दाखिल नहीं करेगा, वो सरकारी स्कूल में दाखिल करेगा।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने का जब इन पे पाबंदी लगा देंगे कि इन्होंने करनी है, इनके बच्चों ने करनी है, यकीन करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन रौला ये है ना कि 6-6, 8-8, 10-10 गाड़ियां एक ब्यूरोक्रेट, सियासतदान और बाकी लोगों के पास होंगी, तो उन्हें क्या जरूरत है पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करने की या और चीजें करने की? तो ये चीजें बर्बाद ही हो रही हैं, ठीक करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। जी हाफिज ताहिर साहब, सवाल ये है कि शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तबाही का आपके ख्याल में जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार तो ना लाहौर वाले हैं ना शावर वाले हैं। जिम्मेदार तो सबसे पहले वो मुंतखब नुमाइंदे हैं और हुकूमत है जो वहाँ से वोट लेते हैं, उन लोगों पे हाकमियत करते हैं। और मैं अभी पिछले हफ्ते गया था कराची, कोई एक सड़क मुझे नहीं मिली जिसपे आप 10 फुट जो है वो बगैर जो है टूटे आपने देखी हो। किसी भी एरिया में आप चले जाएं, तो मैं लोगों से हैरानगी से पूछता रहा कि यार ये MP MNA हमारे इसी सड़क से गुजरते हैं, गुजरा इसी सड़कों से गुजरते हैं। मेरा ख्याल है उन्हें भी वो भी आती है, वो कहते हैं ठीक है ये कौम जो है वो कोई भी है, लोग तय कर लेंगे आइंदा हमने इन्हें वोट नहीं देना, वो कोई भी है। तो आप देखें फिर, लेकिन फिर भी वोट हमने उन्हें ही देना होता है। तो हमारा अशर भी वो ऐसे ही करते हैं। अभी खुद आर्मी चीफ गए थे और वज़ीर आज़म साहब गए थे, अल्लाह करे कि कोई जो है बेहतरी आए और ये पैसे जो मिलान हुआ ये लग जाए तो कराची में भी कोई आप आसानी से घूम फिर सके। तो वरना इस वक्त तो कराची का हाल जो है वो बयान के काबिल नहीं। जी आमिर साहब, देखिए मैं एक और तरह से कराची को सामने लाता हूँ। हम बहुत कर चुके पीपल्स पार्टी की बैशिंग, फलां ये सारी चीज़ें। पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान का कैपिटल था कराची। 59 में 1 यूनिट टूटा और सिंध का कैपिटल बना कराची। 1979 से कराची के टैक्स जो हैं वो कैंटोनमेंट्स, DHAs जो भी ले रहे हैं, 70% इलाका कराची का सिंध हुकूमत के इदारों के पास नहीं है। जो है वो उन्होंने जो भी हाल किया, आर्मी चीफ ने उस पर बातचीत की कि कराची को ठीक होना चाहिए। वफाक के वज़ीर आज़म बार बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जाके कहते हैं कि हम ठीक करेंगे। होना ये चाहिए जज्बाती डिबेट की बजाय इसके वसाइल को इकट्ठा करें जी कि जी ये जो टैक्स की बात की, फैसल साहब ने नोहा पड़ा कराची का, बिल्कुल एग्री, लेकिन इसको ठंडे दिल से सोचें कि इतना गंभीर जब इशू हो गया है तो इसकी सारे पैसे की कलेक्शन और उसके अखराजात फिर सबको मिल के वफाक और सूबे को और कैंटोनमेंट्स को सबको बैठ के तय करना पड़ेगा कि जी ये आमदन है, ये अखराजात हैं, और एक मास्टर प्लान, जैसे हमने गवादर का प्लान बनवा रहे हैं हम चाइना से। अब दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपने कुछ भी करना है, इस कराची शहर को ठीक करना है ना, तो ये 4 बुलडोजर दे के सफाइयां करा के नहीं होना। इसके एक ओवरऑल रिवैम्पिंग की जरूरत है। तो सब लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा। बाकी जिस तरह हम मुल्क के लिए कहते हैं, इस पे भी आपको आना पड़ेगा। फिर ये शहर चलेगा तो मुल्क और अच्छा और खूबसूरत नजर आएगा। ना किसी को टेंशन होगी कि जिस शहर के लोग मुलाजमत के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये करना पड़ेगा। ठीक है अमजद शेख साहब। देखिए जी, ये जो प्राइवेट बस सर्विस वहाँ पे चलती है ये माफिया है, और ये कभी भी आपको वहाँ पे गवर्नमेंट की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको ठीक नहीं करने देंगे। और पॉलिटिकल विल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारा कारोबार जो है ये उन्हीं लोगों के हाथों में है जो आज इक़्तिदार में मौजूद होती हैं। तो इस वजह से ये डिफिकल्टी बढ़ी है। आप देखिए कि पिछले दिनों पुलिस ने वहाँ पे एक एनक्रोचमेंट खाली कराने की कोशिश की है सर्कुलर रेलवे पे, तो उसको मार के भगा दिया, बल्कि फायरिंग वगैरह भी की गई उनके ऊपर। तो ये इसके लिए पॉलिटिकल विल भी नहीं है कि यहाँ पे कोई करे, तो ये मसला तो इसी तरह ही रहेगा। चले सही। शकील अंजुम साहब क्विकली जवाब दीजिएगा माजरत के साथ। देखिए दुआ, जिस तरह ब्लूमबर्ग ने कहा कि सियासी यतीम है ये शहर कराची, तो बिल्कुल उसने इसके लिए बिल्कुल सही अल्फाज का चुनाव किया है, क्योंकि इसकी ओनरशिप कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। ना माजी में किसी हुकूमत ने ली है, वफाकी हुकूमत ने, ना बदकिस्मती से सिंध की हुकूमत ने ली है। अगर इस शहर की कोई ओनरशिप लेता, इसके बारे में मेरे पास खत्म हो गया है, माजरत के साथ वक्त पास खत्म हो गया है। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।